लास्ट क्लास में हम लोग ने बात की थी कि फिश पैथोलॉजी पार्ट 1 हमने देख लिया है। नाउ वी आर जस्ट फिश पैथोलॉजी पार्ट 2, जो हमारा पैथोलॉजी का दूसरा पार्ट होगा। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, पैथोलॉजी के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज डिजीज, डिजीज क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि फिश में डिजीज किस किस कारण से हो सकता है। उसमें हमने देखा था कि कुछ इन्फेक्शियस हो सकते हैं, कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो सकते हैं, जिसमें से कि आपने इन्फेक्शियस डिजीज में आपने पैरासाइट्स जो देख लिया था कि कितने तरह के पैरासाइट्स होते हैं, प्रोटोजोअन, सेल्विन्स, और ये इन सबको आपने डिस्क्राइब कर दिया था कि उनके डिजीज क्या क्या, वो क्या क्या डिजीज कॉज कर सकते हैं और उसको आप कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो आप देख लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने जस्ट बैक्टीरिया को देख लिया था, देन वायरस को देख लिया था, बैक्टीरियल इन्फेक्टेड डिजीज को देख लिया था और वायरल इन्फेक्टेड डिजीज को। नाउ टुडे हम लोग जो आज शिफ्ट करेंगे, आज जस्ट हम लोग वहां से आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे फंगल डिजीज। तो फंगल डिजीज बेसिकली जो है वो फंगल डिजीज किस तरह से एडप्ट किए जाएंगे, फंगल डिजीज किस तरह से यहाँ पे होगा। और बेसिकली हम लोग जैसे देख पाएंगे तो देखेंगे क्या कि फंगल डिजीज जो होते हैं वो बेसिक वो जो है वो जब भी होंगे तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में होंगे। पहले कहीं ना कहीं स्किन लेशन आएगा, कहीं ना कहीं चोट लगेगी, कहीं ना कहीं कुछ होगा, या प्राइमरी डिजीज जो इससे पहले जो भी हुआ था, या फिर उनके स्किल्स कहीं ना कहीं से निकल जाएंगे, बाहर आएंगे और वहां पे फंगस ग्रो करेगा और फंगस ग्रो करने के बाद उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में फंगस लगेगा और बीमार पड़ता चला जाएगा। तो मैं जस्ट आपके सामने आपके स्लाइड को शेयर करता हूँ और उस स्लाइड शेयर से आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से हमारे पास जो है वो फंगल डिजीज जो है वो कॉज करते हैं। तो ना आपके स्क्रीन पे ये जा चुका होगा कि फंगल डिजीज देखिए क्या करता है कि फंगाई आर द अनअवॉइडेबल एंड ऑलवेज प्रेजेंट इन पॉन्ड बट नॉट यूजुअली कॉज डिजीजेज इन हेल्दी फिशेज। फंगस जो होते हैं जनरली, फंगाई जो होते हैं हमेशा और हमेशा पॉन्ड में मिलेंगे ही मिलेंगे, हमेशा रहेंगे, क्योंकि मॉइस्ट सरफेस पर फंगस का होना बड़ा लाजमी होता है। वो रहते ही है मॉइस्ट सरफेस में और वहां पर पानी बहुत मौजूद है, तो फंगस वहां पे बहुत जल्दी आराम से ग्रो करते हैं और वहां पे रहते हैं। लेकिन वो कभी भी हेल्दी फिश को जो है वो इन्फेक्ट नहीं कर पाते। दे ऑफन इन्वॉल्व इन सेकेंडरी इन्फेक्शन। मैंने आपको पहले भी कहा कि सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए ये बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर बहुत ज्यादा फिश का क्लाउडी हो गया, फिश बहुत ज्यादा वहां पर क्राउड हो चुका है, बहुत ज्यादा फिश हो चुकी है, एक दूसरे में रगड़ खाएंगे उनका जो है, या कहीं पे स्किन में चोट लग गई, या किसी कारण से आपने कोई बंसी लगाया, बंसी से चोट लग गई, या फिर कोई बाहर से एक्सटर्नल फीचर्स आ गया, किसी कारण से चोट लग गया, डैमेज हो गया, तो क्या करता है द कॉलोनाइज डैमेज्ड और डेड टिश्यू जो होते हैं, डैमेज टिश्यू on the external part of the fish which arise as a result of external parasites। कोई ना कोई एक्सटर्नल पैरासाइट आके लगा है, या वो एक्सटर्नल पैरासाइट हो सकते हैं, या वो एक्सटर्नल पैरासाइट आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, या एक्सटर्नल पैरासाइट कोई आपके जो है वायरस हो सकता है। मतलब कोई भी चीज ऐसा लगा हो जिसके कारण की उस पे इंजरी आ गई हो, उसमें इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, या कोई इंजरी है, या हैंडलिंग करते समय कोई इंजरी, मतलब कि हम जो है कहीं से लाके और फिश को ला रहे हैं और उस दौरान जो है फिश को पोखर में डाल रहे हैं या पॉन्ड में डाल रहे हैं, दैट पर्टिकुलर टाइम भी अगर उसमें इंजरी हो जाती है तो भी ये प्रॉब्लमेटिक होता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट करता है जिससे कि वहां पर फंगल इन्फेक्शन जो है वो ग्रो करने लग जाते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंगल इन्फेक्शन ऑफ फिश इज एस्पेरोलेग्नेशिस। सेप्रोलेग्नेशिस जो है, सेप्रोलेग्नेशिस ये सबसे प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंट और सबसे ज्यादा यही इन्फेक्शन कॉज करता है। और इसके लिए आप क्या करते हैं, फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन जो है वो कंसंट्रेशन रेंज है, उसके कंसंट्रेशन रेंज में हम डालते हैं फॉर्मेलिन को, और ये इफेक्टिव होता है मोस्ट फंगल, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। इट इज ऑल्सो ऑफ इम्पोर्टेंस टू एड्रेस the original problem of fungal infection such as fungi are usually secondary problem। और इसको एक और चीज है जिससे कि हम दूर कर सकते हैं, वो चीज क्या है, हमारे पास बेसिकली सारे के सारे जितने भी हमारे पास जो है फंगल इन्फेक्शन है, हम देख रहे हैं कि वो सबके सब सेकेंडरी इन्फेक्शन के थ्रू ही हो सकते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तभी होगा, दैट मींस कि प्राइमरी इन्फेक्शन को, तो प्राइमरी इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश भी करना, इससे के दौरान भी हम जब कर लेते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन को रोक लेते हैं, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के जो प्रॉब्लम जो फंगस के द्वारा हो सकते हैं वो नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, हम डिजीज देखते हैं। फंगल डिजीज जो हम सबसे पहले देख लिए तो क्या था, हमारा एकमात्र डिजीज था फंगस से एस्पोरोलेग्नेशिस। ये एस्पोरोलेग्निया के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसके सिम्टम है कि फिश के जो होते हैं ग्रे और व्हाइट कलर के पैचेस
जो होते हैं उनके स्किन पे जो है वो कॉटन ऊल की तरह, मतलब कि वो जो जैसे कॉटन आपका होता है रुई का, रुई, उसके रुई के जो फहा होते हैं बस उसी की तरह से आपके फिश के स्किन के ऊपर ये दिखते हैं फंगस, वहाँ ग्रो करते हैं। जैसे आप फंगस को आप सिंपली आप देखते हैं फंगस को कहाँ पे, आप सिंपल रोटी के ऊपर आपने देखा है कि रोटी के ऊपर फंगस, या ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो करता है, वो ब्राउन कलर, वो जो है ग्रीन ग्रीन सा दिखने लगता है ब्रेड, दैट इज फंगस। उसी तरह से यहाँ भी वो पफी टाइप का ये आपका देता है। अगर हम इसको देखें तो हम इसके ट्रीटमेंट को कैसे कर सकते हैं, रिमीडियल एक्शन क्या ले सकते हैं, तो रिड्यूस ऑर्गेनिक लोड। ऑर्गेनिक लोड कहने का मतलब है कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स उस पॉन्ड के हैं, दैट मींस जितने भी बायोटिक फैक्टर है, नॉट एबायोटिक फैक्टर, जितने भी बायोटिक फैक्टर है, या तो वो फूड है हमारे, या फिर उसके अंदर जो हम डाल रहे हैं मैन्योर है, ये सब है, उसके रिड्यूस, मतलब कि बहुत ज्यादा लोड अगर उसके अंदर बढ़ेगा तो फंगस बहुत तेजी से ग्रो करेगा, और जितने ज्यादा फंगस रहेंगे उतने ज्यादा आपको इम्पैक्ट के ऊपर करने के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल डिसइंफेक्टेंट जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे किसी फिश को हो गया तो उस फिश को प्राइमरीली हम क्या करेंगे, सभी फिश को, उस पूरे फिश को जो है पॉन्ड से कैच कर लेंगे और उसको एक बार जो है निकाल कर और उसको केमिकल ट्रीटमेंट बाहर से जो है साल्ट और फॉर्मेलिन के जो है या कॉपर सल्फेट के ट्रीट से जो है उसको एक्सटर्नली बाहर से उसको ट्रीट करके फिर से हम लोग जो है तो उसी पॉन्ड में वापस या फिर फ्रेश पॉन्ड में वापस छोड़ देते हैं। इस तरह करके हम लोग फंगल इन्फेक्शन से बचते हैं। तो दिस इज द बेसिकली फंगल इन्फेक्शन के कारण कैसे होता है और फंगल इन्फेक्शन के कारण कौन सा प्रॉब्लम होता है किसके अंदर, वो डिस्कस किया हमने। नाउ हमने अब ये खत्म कर दिया एक पार्ट हमारा, कौन सा, इन्फेक्शियस डिजीज। नाउ इन्फेक्शियस जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो कि इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे, बट ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये भी क्रिएट करते हैं। लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, वो एक दूसरे में फैलते चले जाते हैं। नाउ जैसे आप देख सकते हैं कोरोना इन्फेक्शियस डिजीज है, हमें कितना प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, हमें घर के अंदर बंद करके रखा हुआ है इसने। क्यों? क्योंकि डर के मारे इन्फेक्शन। अगर कोई इन्वायरमेंटल डिजीज हो जाता है, मान लो किसी टेम्परेचर के कारण, जैसे टेम्परेचर के कारण होता है इन्वायरमेंटल डिजीज, जिस तरह से हमारे यहाँ लू होता है, बहुत तेज ये गर्म हवाएं चलती हैं, लू होता है, तो उसको हम लोग ओवरकम करते हैं। क्या करते हैं, बहुत होगा तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे उस समय कुछ सर्टेन पीरियड के लिए, लेकिन वो किसी एक से दूसरे में नहीं फैलेगा। घर के अंदर आप सेफ है, या फिर आप छतरी लगा के जा रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो बच सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में इन्फेक्शियस डिजीज में आप नहीं बच सकते हो, क्योंकि पता नहीं किसके पास इन्फेक्शन है, वहां से आपको लाके दे सकता है। तो इन्फेक्शियस डिजीज बेसिकली जो होते हैं कि वो अलग चीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं थोड़े उससे अलग होते हैं। देखते हैं क्या है वो, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आल्सो रेफर्ड एज सिस्टेमिक डिजीजेज, इसको हम सिस्टेमिक डिजीज भी कह सकते हैं। ये जो होते हैं ये कॉज होते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स के द्वारा, कभी भी लिविंग फैक्टर्स के द्वारा नहीं किए जाएंगे, जब भी होंगे नॉन लिविंग फैक्टर्स के द्वारा हो जाएंगे। दीज डिजीज आर आइदर congenital such as genetic anomalies और neoplastic condition। ये दो तरह के हो सकते हैं बेसिकली। अगर हम बात करें, या तो आपके किस तरह के जेनेटिकल हो सकते हैं, मतलब कि जेनेटिक्स हो सकता है, इसका जेनेटिक एनोमलीज, कहीं ना कहीं से जेनेटिक प्रॉब्लम हुआ है जिसके कारण की सफरिंग हो जाएगा। मान लो जैसे कि कोई प्रोटीन, जैसे हमारे यहाँ जेनेटिक प्रॉब्लम होता है सिकल सेल एनीमिया, हमारा जो है ब्लड सेल्स नहीं ठीक से बन पाता है, जस्ट उसी तरह से कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगा इसके अंदर, और जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण वहां पे किसी एक कंडीशन में तो किसी दूसरे में नहीं फैलेगा, सिर्फ एक जो पॉपुलेशन होगा उतने ही के अंदर में रह जाएगा। और इट्राजेनिक यानी कि इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल कंडीशन सच एज एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, या फिर आपके कौन से, पहला हो गया कॉन्जेनाइटल यानी कि उसके अपने जीन में प्रॉब्लम हो जाए, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि उनके एक्सटर्नल कंडीशन, जैसे कि उसका एनवायरनमेंट किस तरह का, एनवायरनमेंट में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं उस तरह के चेंज, और या फिर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, कोई ना कोई न्यूट्रिशन में या तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, या माइक्रो या मैक्रो, किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण उनमें बहुत सारे डिजीज जो है वो परसिस्ट कर जाएंगे, और उस डिजीज के कारण जो है ये जो है आपके जो ये सारे डिजीज के कारण वो पर्टिकुलर फिश जो है उसके ग्रोथ में, उसके आपके जो है बाकी के प्रोडक्शन, यानी कि हमारा फिश प्रोडक्शन वो जो है बहुत ज्यादा हैम्पर कर जाता है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर नॉट कॉन्टेजियस, ये क्या होते हैं, कॉन्टेजियस नहीं होते, एक दूसरे से फैलते नहीं है। एंड मेडिकेशंस आर जनरली नॉट इंडिकेट फ्रॉम देम, आप इसके लिए आप मेडिसिन नहीं देते हैं, आप मेडिसिन का कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जैसे however heterogenic condition can usually be reversed by the removing or adjusting by the causing non-infectious disease of fish include। आप देखिए क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप या तो
एक काम कर सकते हैं कि आप जो जिनको इन्फेक्शन लगा है, जिनकी कॉलोनी जिसमें आपके कॉन्टेजियस यानी जिनके जेनेटिक प्रॉब्लम है ऑलरेडी, उसको आप उस रेस से ही हटा देते हैं, यानी कि उसको आप आगे को ब्रीड नहीं करने देते हैं, रोक देते हैं वहीं पे। तो क्या होता है, फिश तो वहीं खत्म हो गया, तो जेनेटिक डिजीज आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जेनेटिक प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ पाएगा और वो प्रॉब्लम वहीं खत्म होकर रह जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे नॉन इन्फेक्टेड डिजीज कुछ जो है जो कि यहाँ पर हमारे दिए जा रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें इस जगह पे क्या करेंगे आप बेसिकली उस चीज को ही हटाएंगे। जैसे किसी न्यूट्रिशन के कारण, मान लो किसी में कैल्शियम की कमी हो रही है या फिर मान लो उसमें सल्फर की कमी हो रही है, तो उसको हम ऐड करेंगे उसके फीड में और एडिटिव के द्वारा करेंगे। तो अगर बात करें तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं, देखिए हमारे 3 प्रकार के नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आपके स्क्रीन पे जा रहा होगा कि इन्वायरमेंटल डिजीज होते हैं, न्यूट्रिशन डिजीज होते हैं, नियोप्लास्टिक और जेनेटिक डिजीज होते हैं। 3 तरह के बेसिकली ये होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब बात करते हैं हमारे इसमें पहले टाइप की, जिसमें कि हम बात करेंगे environmental disease की। environmental disease result from inadequate in the physical and chemical characteristic of the pond water। क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि environmental disease, हमें environmental, हमारा फिश किस environment में रहेगा, फिश हमारा उस aquatic environment में रहेगा, यानी उस वाटर में रहेगा, और that particular water is their physical और chemical characteristic, their physical और chemical environment। और उस physical और chemical environment को maintain करना किसकी responsibility है, वो फिश नहीं maintain कर सकता है। फिश तो बहुत कुछ अपने आप को जिस कंडीशन में हम रखेंगे उसी में रह जाएगा, या वो उसका हम वाटर क्वालिटी को वो घटा या बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि वाटर वो टोटल मैनमेड है। तो हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि कैसे उसके पूरे फिजिकल कंडीशन को और केमिकल कंडीशन को हम लोग मेंटेन रखें, सो दैट कि उसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जो है, जो इन्वायरमेंटल डिजीज है, वो ना हो सके। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इंक्लूड्स डिप्लेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। क्या क्या इंक्लूड कर सकता है, देखिए डिप्लेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। डिसॉल्व ऑक्सीजन, मान लीजिए उस पोखर में, जिस पोखर में आपने या जिस तालाब में या जिस पॉन्ड में आपने कल्चर शुरू किया है, एक्वा कल्चर शुरू किया या फिर फार्मिंग स्टार्ट किया है, वहां पर एकाएक वाटर हाइंस आ जाए या फिर अल्गल ब्लूम हो जाए, तो क्या होगा, उसके अंदर में वाटर के अंदर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होते हैं, वो दैट डिसॉल्व ऑक्सीजन वो रिड्यूस कर जाएगा, और वो ऑक्सीजन जब रिड्यूस कर जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, तो वो क्या हो जाएगा, वो मरने लगेगा, फिश उसके अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा ठीक से। उसके अलावा और क्या हो सकता है, एक्सट्रीम्स इन पीएच। पीएच एक बेसिक आपका जो है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मेंटेन होना चाहिए। न्यूट्रल वाटर का जो होता है वो न्यूट्रल होता है, हमारा 7 पीएच होता है। न्यूट्रल ना होके या तो एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा, तो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मान लो वो फ्रेश वाटर फिश है, अगर उसे हम लोग है साल्ट वाटर में रख दे तो भी मरने लगेगा, या फिर जो आपका मेराइन फिश है उसे हम फ्रेश वाटर में रख दे तो भी मरने लगेगा। तो फिश वाटर के कल्चर के लिए हमें जो है ऑलवेज हमारे पीएच को वो मेंटेन करना पड़ेगा। देन उसके बाद एक और बहुत अच्छा सा टर्म आता है हाई अमोनिया। अमोनिया जो कि आप जान रहे हैं कि फिश जो है वो अमीनोटेलिक होता है, वो जब अपना वो जब एक्सक्रीट करेगा, वो जब एक्सक्रीटा निकालेगा तो उस एक्सक्रीटा में बहुत सारे अमोनिया होंगे। अगर बहुत सारे क्राउडेड फिश है वहां पर और वहां से अमोनिया का रिमूवल नहीं हो पा रहा है, तो उस पर्टिकुलर वाटर में अमोनिया बहुत सारा जम जाएगा, जिसके कारण की वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, उस टॉक्सिसिटी के कारण फिश जो है मरना शुरू करेगा। उसके अलावा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है नाइट्रेट। बहुत ज्यादा नाइट्रेट हो जाएगा अगर, तो ये नाइट्रेट भी उसको टॉक्सिसिटी, नाइट्रेट भी आल्सो कॉज टॉक्सिसिटी इन द फिशेज। वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा और उसके गिल्स और लंग्स में जो है वहां पर तक वो धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी में फैलेगा, जिसके कारण की ये सब टॉक्सिसिटी को कॉज करेगा। उसके अलावा और कौन से नेचुरल और मैनमेड टॉक्सिन्स, बहुत सारे नेचुरल टॉक्सिन्स हैं जो कि नेचर में मिलते हैं, जैसे धतूरा को कोई किसी ने पीस के डाल दिया उसके फील्ड में, उस इसमें क्या होगा, मछलियां खा के मरने लगेंगी, बहुत सारी मछलियां मर जाएंगी उसके कारण। या फिर मैनमेड टॉक्सिन्स, जानबूझकर बहुत लोग क्या करते हैं, अरे वाह बहुत वो तो बहुत पैसा कमा रहा है मछली से, चलो उसके मैं में जहर डाल दे जाते थे, बहुत सारी मछलियां मर गई। तो उनसे भी आपको जो है बचाना पड़ेगा। तो इन सब के लिए, और उसके अलावा मैकेनिकल ट्रॉमा, मैकेनिकली यानी कि जब उसको आप हैंडल कर रहे हैं, कहीं से ला रहे हैं या उसको पकड़ के टीका दे रहे हैं या फिर उसको इम्यूनाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस समय जब आप रफ हैंडलिंग करते हैं, कैसे कैसे पकड़ लिए, कुछ और से पकड़ लिए उसको, या फिर बंसी से आप पकड़ के ला रहे हैं तो उसके माउथ में घाव हो रहा है, तो ये सब तो उसको जो ट्रॉमा यानी कि घाव जो हो जाएंगे उसके अंदर, जो चोट लगेगी उसके कारण, तो उसके कारण भी ये सारे के सारे एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी के इंपैक्ट उस पर दिखने लगेंगे।
ओवर क्राउडिंग इज ऑल्सो अ फैक्टर, मतलब कि अगर एक मछली के तालाब में 500 मछली को रखने की जगह है जहां पर कि वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है, हमें ज्यादा प्रोडक्शन दे सकता है, बट अगर हम उसमें 500 की जगह पर अगर 700 रख दें तो क्या होगा, 200 ज्यादा फिशेज है, यानी कि एक दूसरे के साथ वो अब चलने में ना, उनको ना तैरने में बनेगा, ना उस ज्यादा सांस लेने में बनेगी, ना कुछ भी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता चला जाएगा, यानी कि ओवर क्राउडिंग भी आपका जो है ये। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूं, लो वाटर लेवल, बहुत पानी का लेवल नीचे रहेगा, डेप्थ नहीं रहेगा अगर पानी में, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं, बहुत ज्यादा डेप्थ भी खराबी करता है, बहुत ज्यादा आपका सैलो भी खराबी करता है। तो आपको करना क्या है, एक मेंटेन डेप्थ को रखना है। हमने पॉन्ड मैनेजमेंट में इस चीज को देखा है जितेंद्र, देखा है ना कि पॉन्ड मैनेजमेंट में हमें ना यस सर। डेप्थ ज्यादा रखना है, ना ज्यादा हमें जो है वो करना है कि हमें आपके जो है पूरे के पूरे जो है वाटर लेवल को वो बहुत ऊपर ही छिछला रख दे। उसमें भी क्या होगा, फिश जो है वो प्रॉपरली ऊपर नीचे जो है उसका जो आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो सही से नहीं हो पाएगा, और उस मूवमेंट के कारण जो है उसमें जो ग्रोथ और जो फैक्टर्स जो रिलेटेड है वो सारी चीजें रुक जाएंगी। और एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सा आपको वहां पर दिया हुआ है, दैट इज प्रिडेशन। प्रिडेशन यानी कि शिकारी फिश, शिकारी इसके जो होंगे वो शिकारी, इसका ह्यूमन भी हो सकता है, आराम से गए, दो चार बंसी लगाए, दो चार रस को खा लिए, किसका बेचारा क्या गया, जिसने पॉन्ड मैनेजमेंट किया है, जिसने पॉन्ड का ये किया है, तो हम भी शिकारी हो सकते हैं, कोई जानवर भी शिकारी हो सकता है, बगुला आएगा, बहुत सारी मछलियों को, बच्चे को लेके खा के चला जाएगा, इसका प्रोडक्शन घट गया। बहुत सारे स्नेक्स वो खा जाते हैं, या फिर प्रिडेटरी फिश भी होते हैं, वैसे कि अगर किसी ने गलती से ले जाके आपके रोहू का जो है वो आपने पॉन्ड बनाया है या कतला का पॉन्ड बनाया है, इसलिए आपने मिक्स कल्चर कर रहे हैं, उसमें रोहू कतला मृगल का आपने डाल रखा है, वहां पर जाके कैलेडियस गैरिफिनस जो कि हमारा थाई मांगूर है बड़ा वाला, जो कि कार्निवोरस फिश होता है, उसको अगर एक दो भी डाल दिया तो जितने भी उसके अंदर में पॉन्ड में छोटे छोटे फिशेज होंगे, उस रोहू के, उस मृगल के, उस कतला के, सबको वो मार के खा जाएगा। दैट मीन्स वो प्रिडेट कर लेगा उसको, उसके शिकार कर लेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके कौन से डिजीज में आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल डिजीज में, और इसके कारण इन्वायरमेंटल इफेक्ट आता है। उसके अलावा हम बात करते हैं दिस जो नेक्स्ट है आपका, कि प्रॉपर वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग आर नेसेसरी इन प्रिवेंटिंग मोस्ट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब हम उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो प्रॉपर वाटर क्वालिटी का मैनेजमेंट, वाटर की क्वालिटी का, कितना पीएच, कितना उसके अंदर अमोनिया होना चाहिए, कितना नाइट्रेट होना चाहिए, टॉक्सिन फ्री होना चाहिए, डिजोल्व ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, डिजोल्व ऑक्सीजन की व्यवस्था तो उसके अंदर और में डिजोल्व होता रहे, उसके वाटर को रनिंग रखें हम ताकि करता रहे, ये वाटर उसके पूरे के पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को हमें बताएगा, तब जाके हम जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएंगे। प्रॉम्प्ट डिसइंफेक्टेंट्स of fish injury with suitable disinfectants at recommended doses is encouraged to prevent pathogen infestation। क्या करना है हमें, हमें डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करना है, वो भी कितने, जितना रिकमेंडेड है डोज उतना ही, ज्यादा अगर करेंगे तो चूंकि वो भी क्या है, किसी ना किसी जीव को तो मार रहा है वो, जो उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट करने जा रहा है या फंगा या कुछ भी, तो हो सकता है कि वो टॉक्सिक हो जाए उस फिश के लिए भी। तो एक लिमिट डोज में, हमने पहले ही बताया आपको डोज क्या है, डोज इज लेवल ऑफ एक्सपोजर, किस लेवल में आप एक्सपोजर करते हैं, यानी कि उतना ही लेवल में हमें एक्सपोजर करना है कि मेरी फिश बच जाए और जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उसको मारने आया था वो मर जाए। ऐसा ना कि हम इतना ज्यादा डाल दें कि वो ऑर्गेनिज्म तो मरे ही मरे, हमारा फिश भी मर जाए। तो हमें एक डोज को मानकर ही, एक प्रॉपर डोज जो कि रिकमेंडेड डोज होगा उसको हम लोग देकर ही उसको जो है इन्फेक्शन को हम लोग मैनिफेस्टेट करते हैं, हम लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एनवायरमेंटल डिजीज के मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी होती है। नाउ हम देखते हैं अब एक और जो प्रॉब्लम है हमारे पास, न्यूट्रिशनल डिजीज। व्हाट इज न्यूट्रिशनल, ये कहने से ही मतलब आता है, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स देयर external foods and utilize them फॉर देयर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी। न्यूट्रिशन का यही परिभाषा है। न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, बाहर से इंटेक करते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर इंटेक करने के बाद उसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपने ग्रोथ करने के लिए, हमारे रिपेयर के लिए, कहीं टूट वेयर एंड टीयर हो जाए, घाव हो जाए, ये हो जाए तो टूट जाए तो बनने के लिए, या फिर ग्रोथ करने के लिए, या सारे काम को टोटल जो हम कर पाते हैं उसके एनर्जी मेंटेनेंस के लिए हम लोग न्यूट्रिशन वैल्यू को वेयर करते हैं। और न्यूट्रिशन के जो हमारे 5 प्रोसेस है, मैं कई बार आप लोगों को क्लास में बता चुका हूं, फिर भी अभी बता दे रहा हूं कि हमारे जो बेसिक 5 प्रोसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन,
एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये पांचों प्रोसेस करते हुए हम लोग न्यूट्रिशन के प्रोसेस को पूरा करते हैं। और उसके बीच में यानी कि हम लोग न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल, साल्ट, विटामिन, ये सब की अगर किसी की भी कमी हो जाती है तो जानते हैं क्या होता है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। हमारे अंदर जिस तरह से प्रॉब्लम होता है, विटामिन ए की कमी हो जाए तो रोटोंडी हो जाती है, विटामिन बी की कमी हो जाए तो बेरी हो जाती है, उसी तरह से विटामिन सी हो जाए तो स्कर्वी हो जाती है। तो जितने भी हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, दोनों में से किसी की कमी हमें डिजीज की तरफ आगे बढ़ाएगा, उसकी इफिशियंसी हो जाएगी और हमें क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन होगा। और इसी माल न्यूट्रिशन के कंडीशन को जो है वो अगर होता है तो हम कहते हैं उसको न्यूट्रिशन डिजीजेज इन फिशेज। अब हम बात करते हैं कि जो मोस्ट यहाँ पर जो है डायग्नोज करने की, तो मोस्ट न्यूट्रिशनल डिजीजेज आर डिफिकल्ट टू डायग्नोज बिकॉज ऑफ देयर क्रॉनिक नेचर with the condition only manifesting over a long period of time। हम बहुत जल्दी नहीं देख सकते हैं क्योंकि एक फिश में कुछ चीज का प्रॉब्लम हुआ, बाकी चीज तो करते जा रहा है, 10 11 फिश बढ़ गई, एक दो चार तो कमी हो गई, तो हम जल्दी नहीं के बहुत लॉन्ग पीरियड में। इसलिए इसको जो है अर्ली स्टेज में ही हम इसको दूर करने के लिए एक ही उपाय कर सकते हैं कि प्रॉपर फूडिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट फूड का, प्रॉपर हम देंगे कि कितना उसको, एक फिश को उसके बॉडी वेट के हिसाब से कितने की जरूरत है और हमारे पॉन्ड में कितने फिशेज हैं और उसका बॉडी वेट अभी कितना है, एक अनुमान लगाते हैं और उस हिसाब से हम फूड का मैनेजमेंट करते हैं, उस हिसाब से हम लोग न्यूट्रिशन डाइट का मैनेजमेंट करते हैं, सो दैट कि वो फिश जो है हमारे पॉन्ड में जब रहे तो वो फिश का कोई भी जो है इम्पैक्ट जो है उस न्यूट्रिशनल डिजीज का कोई इम्पैक्ट उसके ऊपर ना दिख पाए। Sign of nutrition disease can also be marked by secondary disease condition due to pathogens। एक और चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम एक तो पहचान नहीं सकते हैं, दूसरा पहचान में कब आएगा, जब उसके कारण ऑलरेडी आप जानते हैं जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो आप बीमार पड़ोगे। ऑलरेडी आपके पास अगर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम आ गई है, न्यूट्रिशनल डिजीज आ चुकी है, तो दूसरे डिजीज को आने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगती, आप तुरंत बीमार, उसके बाद बीमार। तो उसी तरह से ये भी, अगर कोई भी किसी भी कारण से सेकेंडरी इंफेक्शन अगर जो है उसके थ्रू ये नजर आने लगते हैं, कब, जब मान लो कोई डिजीज किसी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम के कारण उसमें वो जो है इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पा रहा है या उसमें ऑलरेडी डिजीज हो चुका है, तो बाहर के जो पैथोजेंस होंगे, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस, वो जल्दी उसको पकड़ पाएगा और जल्दी से उसको बीमार कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास शरीर में ताकत की कमी है, वो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है और वो जल्दी बीमार पड़ जाएगा और उसके ग्रोथ और कल्चर में प्रॉब्लम होगी। और आपके ग्रोथ और कल्चर में जैसे ही यहाँ से इसमें प्रॉब्लम शुरू होगी, आपका प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाएगा और रिप्रोडक्टिव आपके कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जब आपका कॉस्ट ही बढ़ेगा तो फिर आप मछली पालन क्यों करोगे, फिर छोड़ दोगे। तो इसीलिए इन सब का ओवरकम करना बहुत जरूरी है। तो हम बात करते हैं कि और उसका आगे क्या, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रिशनल डिजीजेज इन कैटफिश इंक्लूड ब्रोक बैक डिजीज। ब्रोकन बैक डिजीज, पीछे का पार्ट टूट जाता है, फिन्स टूटने लगते हैं, किसमें, कैटफिश में, कॉज्ड बाय विटामिन सी डेफिशिएंसी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण ये डिजीज होता है, ब्रोकन बैक डिजीज। याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जामिनेशन में भी कि ब्रोकन बैक डिजीज का कॉज क्या है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। एंड नो ब्लड डिजीज रिलेटेड टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास एनीमिया होता है, उसी तरह से मछली में भी एनीमिया होता है, और वो भी किससे, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण। न्यूट्रिशनल डिजीजेस कैन बी अवॉइड थ्रू प्रॉपर फीडिंग प्रैक्टिसेस। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रॉपर फीडिंग चैनल को मेंटेन रखना है, हमें कितना अमाउंट में फिश है वहां पे, हमने कितना फिश इंट्रोड्यूस किया है उस पर्टिकुलर पॉन्ड में, उस इंट्रोडक्शन के बाद हमें उस पूरे फिश की कितनी रिक्वायरमेंट होगी पर डे, उस हिसाब से हमें डेली डाइटरी को और या टाइम टू टाइम डाइट को, और उस डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन के टोटल एस्पेक्ट को, कि उसमें कार्बोहाइड्रेट कितने चाहिए, प्रोटीन कितनी चाहिए, लिपिड कितनी चाहिए, मिनरल्स कितने चाहिए, साल्ट कितने चाहिए, कितने विटामिन चाहिए, जो कि फिश के प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी है, उसका हम लोग मेंटेनेंस बनाते हैं, उसका एक चार्ट बनाते हैं और उस हिसाब से हम लोग उसमें न्यूट्रिशन डाइट्स को प्रोवाइड कराते हैं उस फिश पॉन्ड के अंदर में पूरे फिश को, सो दैट कि हमारे पास ये न्यूट्रिशनल डिजीज के चैलेंजेस ना आ पाए। नाउ हम लोग अब तीसरा एस्पेक्ट देखेंगे, नियोप्लास्टिक और जेनेटिक एनोमलीज। नियोप्लास्टिक फिशेस डिजीज रेफर्स टू एबनॉर्मल ग्रोथ इन एनी ऑफ द ऑर्गन with resultant loss of structural and functional ability to the affected organ। क्या हो रहा है, ये नियोप्लास्टिक फिश डिजीज है हमारा, एबनॉर्मल ग्रोथ करवाएगा। क्या हो गया, किसी जीन में प्रॉब्लम हो गई, उसके लीवर में प्रॉब्लम आ रहा है तो लीवर ग्रो नहीं कर पाएगा, लीवर ग्रो नहीं करेगा, पूरा का पूरा फिश ग्रो नहीं कर पाएगा।
या फिर उसके फीन में प्रॉब्लम आने लगी, चलने में उसको तैरने में प्रॉब्लम आएगी, जब तैरने में प्रॉब्लम आएगी तो ठीक से डाइट नहीं ले पाएगा, फिर भी वो कमजोर होता चला जाएगा। तो कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसके थ्रू उसके ऑर्गन जो है वो उसमें या तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, वो ग्रोथ कम हो या ज्यादा हो। कम अगर होगा तो उसके कारण माल न्यूट्रिशन माल फंक्शन करेगा, अगर ज्यादा होगा तो कैंसरस ग्रोथ टाइप का होगा, ट्यूमर टाइप का ग्रोथ होगा, उससे भी उसको प्रॉब्लम होगा। यानी कि प्रॉपर ग्रोथ का होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर ग्रोथ को ये इफेक्ट करेगा। द रिजल्टेंट ग्रोथ मे बी लीथल और माइल्डली पैथोजेनिक पैथोलॉजिक। ये जो रिजल्टेंट ग्रोथ होता है उसके कारण या कम होना या ज्यादा होना, ये लीथल भी हो सकता है, यानी कि उस फिश को मार भी सकता है। अगर एक बार फिश मर गई तो आपका तो पूरा का पूरा कॉस्ट ही डूब गया। अगर उसमें माइल्ड पैथोजेनिक है, माइल्ड पैथोलॉजिकल है, उसमें जो है कम आप असर दिखा पा रहा है, तो आपके प्रोडक्शन कॉस्ट को घटा देगा, आपका प्रोडक्शन ही बहुत कम कर देगा वो। तो आपने जितना कॉस्ट लगाया उसको उसका वो कॉस्टिंग आपको निकल नहीं पाएगी और आपको घाटा लगने लगेगा। या दैट मीन्स कि आपके फिश कल्चर में, आपके एक्वा कल्चर में आप जो है वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो। malformation occurring in cultured fish or induced following hybridizations are minimal significance. However, it is of importance to bring in unrelated fish for use as brood stock every few years to minimize inbreed. हमें क्या करना है, इस तरह के प्रॉब्लम जो जेनेटिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जो कि नियोप्लास्टिक डिजीज है, इसको दूर करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन को बढ़ावा देना है, हाइब्रिड फिश को बढ़ावा देना है। उससे क्या होगा, जिसमें मान लो डिजीज फिश आया भी तो वो डिजीज जो है वो किसी एक स्पेसीज के स्पेसिफिक होता है। जैसे आप सिंपल सी बात कर रहे हैं, अभी जस्ट हम लोग कोरोना पे बहुत सारी बात करते हैं, तो कोरोना को ही देख लीजिए। कोरोना बेसिकली चमगादड़ में हुआ करता था, चमगादड़ में होता था, ये चमगादड़ से या पेंगोलिन में होता था। आपके वहां से ये म्यूटेट करके ये वेराइटी कहां चली आई, ह्यूमन में, और ह्यूमन को इफेक्ट कर रही है। अगर ह्यूमन किसी भी तरह से अपने जेनेटिक्स को म्यूटेट कर ले तो फिर इसको भी इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इतनी जल्दी ह्यूमन जो है जब तक म्यूटेट करेगा तब तक बहुत तो बहुत मर जाएंगे। तो इसीलिए हमारे लिए थ्रेड है, वही काम ये करने के लिए करा है। क्योंकि फिश में क्या है, फिश की एज बहुत ज्यादा नहीं होती है, हम प्रोडक्शन लेना है 4 से 5 महीने में लेना है, बात खत्म करनी है उसको। तो क्या करना है, हमें जो नेक्स्ट जनरेशन लेंगे उसके ब्रूड फिश को हम चेंज कर लेंगे, अच्छी क्वालिटी की ब्रूड फिश लेंगे, अच्छे क्वालिटी का जो बिल्कुल हेल्दी होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जिसमें कि कोई डिजीज ना हो, या फिर वो डिजीज रेसिस्टेंस उसमें ऑलरेडी डेवलप कर गया हो। उस तरह के फिश को ब्रूड फिश के रूप में लेते हैं और उसके बच्चे को हम लोग आगे की ओर ये पालन पोषण करते हैं और आगे की ओर उसके हम लोग जो है ग्रो में कल्चर में काम करते हैं। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ये सिग्निफिकेंस को हम लोग उसको मिनिमाइज कर देते हैं, किसी बीमारी के सिग्निफिकेंस को। तो ये आपका था नियोप्लास्टिक और जेनेटिक इम्यूनिटी के रूप में। अब उसी के बाद में हम बात जो कर रहे थे, जो हम लोग अभी तक पढ़ के आ रहे हैं, उसके सारे डिजीज को देख लीजिए। ये हमारा जो है आपका डिजीज जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में जो आपने देखा था, ब्रोकन बैक डिजीज, विटामिन सी डेफिशिएंसी से हो रहा था, स्केलेटल डिफॉर्मेशन है, स्केलेटल उसके डिफॉर्मिटीज कर जाते हैं और इसका प्रिवेंटिव मेजर है विटामिन सी को आप एडिक्वेट रूप में दीजिए। फैटी लीवर, देखिए लीवर के कारण जो हो रहा है फैटी लीवर, क्या क्यों हो गया, बहुत ज्यादा फैट खा लिया पिछली ने, उसके कारण क्या होगा, एनॉक्सिया, बोन डिफेक्ट हो सकता है, एनीमिया हो सकता है उसके अंदर, और उसके लिए आप फूड को जो है फीड क्वालिटी को उसको इंप्रूव करते हैं। उसके अलावा एपोक्सिया, लो डीओ यानी डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गई तो उसमें एनॉक्सिया एफेक्सिया हो जाएगा। उससे आप बचने के लिए क्या करते हैं, फिर जो है वो गैस्पिंग फॉर एयर, वो इधर उधर भटकेगी, इसके लिए एयर के लिए, उसके लिए आप एयरेशन कीजिए प्रॉपर, यानी कि वाटर के मूवमेंट को मेंटेन रखिए कि अंदर में हवा भी जा सके, एयरेशन हो सके। तो ये इसके थ्रू भी आप इससे बचा सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर एक जो आपके फिगर पे आपके स्क्रीन पे जा रहा होगा, आप देख सकते हैं कि ये सारे डिजीज जितने भी हमने अभी तक देखा है, उस सारे डिजीज के एक एक करके माउथ से लेकर उसके आई से लेकर जहां भी हमने देखा था, उन सारे इंपैक्ट को एक फिगर में समेटा गया है, कहां कहां से कौन से डिजीज हो सकते हैं। ये आपके पास क्लियर कट एग्जांपल होगा, क्लाउडी आई बल्ज होते हैं, क्रम्प पॉक्स जो होते हैं वायरल नो कर्व मैगजीन होते हैं, एंकर वॉर्म्स देखिए कैसे लगे रहते हैं, जो कि बस क्रस्टेशियन से आपका ग्रे सेड बॉडीज होता है, वो किस तरह का व्हाइट स्पॉट किस तरह से ग्रो करता है, या फिर वेलवेट जो है ग्रे जो आपका जो स्पॉट जो दिख रहा है वो नीचे देख लीजिए कैसे दिख रहा है, लीच जो है वो कैसे बॉडी में इनके इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर आपके गिल्स जो है वहां पर गिल में फ्लूक जो डेवलप करते हैं वो कैसे गिल के अंदर में जा रहे हैं, सबके सब टोटल डिजीज का एक कंपाइल एक्सपेक्ट, कैसे कहां पे कौन कौन डिजीज एस्पेक्ट वो करते हैं, फिन हिमोरेजस या फिन रॉट, आपके जो अल्सर जो क्लियर करेंगे, ओपन वुंड जो होंगे वो किस तरह के होंगे, वो सभी इस फिगर
में आप देख सकते हैं। ये आपके फिश के पूरे जितने भी तरह के आपके डिजीज हैं फिश के अंदर होने वाले सभी का एक समरी है इस फिगर में। उसके बाद अगर हम बात करें नाउ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ फिश डिजीज, बेसिकली हमने सारे ट्रीटमेंट को देखा है, लेकिन फिर भी एक एक कंपाइल एस्पेक्ट को देखते हैं। इन मोस्ट केसेस हेल्दी फिश have ability to withstand considerable environmental changes and thus can resist disease। सबसे बड़ी चीज क्या रखनी है हमें, हेल्दी कंडीशन मेंटेन रखना है। और जो हेल्दी फिशेज होंगी उसके अंदर अपने आप इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लड़ सके और अपने आप को बचा सके और अपने को डिजीज से बचा सके। नॉनथलेस since most disease causing agents are usual component of pond water environment, disease problem is inevitable in adequate aquaculture problem। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो होते हैं अगर हम इस पर ध्यान नहीं दें स्पेसिफिक कुछ जो है आपके फिश के हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, तो जान लीजिए कि जितने भी डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं वो सब के सब पॉन्ड वाटर में मिलते ही मिलते हैं। वाटर में वो सारे ग्रो करते ही करते हैं। अगर फिश को हेल्दी नहीं रखे तो एक्वाकल्चर के प्रोडक्शन में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी, क्योंकि वहां पर आप ना चाहते हुए उस फिश प्रॉब्लम फिश के डिजीज के प्रॉब्लम उसके जितने भी एजेंट होते हैं उस पॉन्ड में मौजूद आ ही जाते हैं किसी न किसी तरह से। द फर्स्ट रेस्पॉन्स ऑफ फिश डिजीज इज एबनॉर्मल बिहेवियर। जो पहला रेस्पॉन्स जो फिश करता है अपने डिजीज के लिए वो होता है उसका एबनॉर्मल बिहेवियर। फिश का नॉर्मल बिहेवियर क्या है, मस्ती में अपना खाना, अपना वो स्विमिंग करना प्रॉपरली। अगर मान लो बहुत तेज स्विमिंग करना शुरू करे, बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे आना शुरू करे या फिर छटपटाहट शुरू करे, आप देख के फिश को कह दोगे कि ये अबनॉर्मलिटी शो कर रहा है और यहीं से आप वहां पता कर सकते हो तो उसके अंदर डिजीज का डेवलपमेंट हो रहा है और उसमें आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अ सिंपल रूटीन हेल्थ चेक ऑन फिश स्टॉक, आप बहुत सिंपल सा रूटीन चेक भी करवा सकते हो। क्या करते हो उसके लिए, आप जो है कि मार्क एंड चेक मेथड को यूज करते हो। आप क्या करते हो, एक बार में कुछ मछलियों को पकड़ते हो 10-20 को, सबका हेल्थ चेकअप कर लेते हो, फिर उसको फेंक देते हो। अगली बार फिर से देखते हो निकाल के, अगर मान लो पहली बार में आपने 20 किया था तो उसके बाद दूसरी बार जब आपने निकाला उसमें 50 निकाला, जिसमें से पहले वाले में से 30 मिल गए। दैट मीन्स की फिश की संख्या आपको पता चल रही है, यानी ज्यादा से ज्यादा फिश को हमने चेक कर लिया। अगर मैक्सिमम फिश हमारे पास हेल्दी आ रहे हैं तो सभी के सभी हेल्दी होंगे। अगर डिजीज आ रहे हैं, कितने परसेंट के डिजीज आ रहे हैं वो निकाल लेंगे और उसके हिसाब से हम कोई ना कोई ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट कर सकते हैं तो स्विमिंग बिहेवियर के थ्रू। उसके अलावा जो इसेंशियल और क्या है, पुअर फीडिंग। अगर वो पुअर खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, खाना हमारा बच जा रहा है, खाना उसके अंदर नीचे बॉटम में बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो भी मतलब है आप खाना कब नहीं खाते हो, जब आप बीमार होते हो। आपको अगर पूरी 2 से 3 रोटी, आपकी 5 रोटी की डोज है, अगर एक बार बुखार लगा आपकी डोज घट जाती है। 2 से 3 रोटी के बाद मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं, मुझसे खाया नहीं जा रहा। क्यों, कब कंडीशन बनता है, जब आप बीमार होते हो। जस्ट लाइक दिस, वहां भी फिश की एक्टिविटी फीडिंग एक्टिविटी से आप पकड़ सकते हो। उसके अलावा स्विमिंग नियर द वाटर सरफेस, ज्यादातर पानी के सरफेस के ऊपर आकर जब तैरने लगे, नीचे ना रहे, पानी में अंदर ना रहकर बहुत ऊपर ही आकर आने लगे, दैट मीन्स की डिजीज कंडीशन हो रहा है। मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है ढंग से, उनके बॉडी का सही से फंक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वाटर सरफेस के ऊपर है और बार बार उन्हें बाहर आकर ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ रही है। उसके अलावा ड्राटिंग और स्क्रैचिंग ऑन ऑब्जेक्ट, किसी ना किसी के द्वारा ड्रैग कर दिए गए हैं या कहीं से कहीं स्क्रैच लगा है उनको, तो भी उनके घावों से आप पता चल सकता है कि ये बीमारी इनके इन्फेक्शन हो सकता है। फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ पॉसिबल डिजीज प्रॉब्लम, इन सब बातों को अगर ध्यान रखें तो हम लोग पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं कि फिश को कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है या पूरे के पूरे पॉन्ड में फिश को आने वाली है। ऑल्सो चेक ऑन पॉन्ड फिश बॉडी सरफेस, आई, फिन्स, स्केल एंड गिल्स। मैंने फोटोग्राफ ऊपर दिया है, उस फोटोग्राफ के हिसाब से आप देख सकते हो कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, अगर फिश को आप निकालते हो और उसके हिसाब से चेक कर लेते हो तो कोई भी प्रॉब्लम होगी आप देख सकते हो कि हाँ फिश के अंदर में ये प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे घाव हो रही है, यहाँ पे अल्सर हो रहा है, यहाँ स्वेल कर रहा है, या यहाँ पे इसको चोट लगी हुई है, या यहाँ पे फंगस ग्रो कर रहा है, यहाँ पे स्केल गिर रहा है, कुछ भी, तो आपको पता चल जाएगा कि वहीं कहीं ना कहीं से भाई इसको डिजीज आ रही है। ऑफ द एप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन, आप उसके बाद उसकी जो रेमेडियल एक्शन होते हैं जो हमने साइड बाय साइड देखा है, उस रेमेडियल एक्शन को उसके डिजीज के सिम्टम के अकॉर्डिंग उसको आप लोग करते चले जाते हो और चेंज कर लेते हो। तो इस तरह से आप जो है प्रिवेंशन कर लेते हो। उसका प्रिवेंशन है, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें
इस तरह से आप प्रिवेंट, मतलब ये सारी जो हमने बगल में साइड में जो लिखी थी ना बातें, जो कि प्रिवेंशन कैसे करना है हर डिजीज का, उसी का एक समरी रूप में लिखा हुआ था। आप लोग इसे देखेंगे जब आपके पास पहुंच जाएगा तो या आपके पास मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आपका ये जो फिश पैथोलॉजी है, आपके टोटल फिश पैथोलॉजी के टोटल एस्पेक्ट आई थिंक आज डील हो गए हैं। और इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक को जो है क्लोज करता हूँ, शेयर को क्लोज करता हूँ। मैं आपको ये भेज दूंगा